Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट मीन्स जो हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी होती है। इसलिए पिछले वाली वीडियोस में बच्चों मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें पैसा आता है, मतलब इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से, उसमें कितना कैश इनफ्लो हुआ है, बोरोइंग से हमारे पास पैसा आया तब हमारे पास कैश इनफ्लो है। फिर मैंने आपको बताया था फादर सन वाली, जहाँ फादर रहेंगे वहाँ सन भी रहेंगे। दैट मीन्स अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो मुझे कैश इनफ्लो हो रहा है, तो उसी प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर मेरे को डिविडेंड देना है तो वो कैश आउटफ्लो होगा, तो वो यहीं पे शो होगा। अगर मेरे को बोरोइंग लेनी है तो मेरे को कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब कि पैसा आ रहा है, उसी बोरोइंग पे अगर मुझे इंटरेस्ट देना है तो उसको इसी घर में रखना पड़ेगा कैश आउटफ्लो के उसमें। उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था प्रपोज डिविडेंड में। प्रपोज डिविडेंड वाली वीडियो आपको मैंने बता दी थी कि आप ज़रूर देख के आना, अलग से मैंने टॉपिक समझाया था। इसमें मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बता दिया था कि 40,000 जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, जो इस साल हमें पे करके चलना है, वो एक तरह से हमारा कैश आउटफ्लो है। तो ये जो 40,000 है वो हम डिविडेंड पेड में शो कर देंगे। इसका मैंने अभी आपको पेंडिंग लिखवाया था कि जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है इसका क्या करेंगे। उसके बाद बच्चों हमने समझा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब अब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया है, अब हमें उसको फिक्स एसेट परचेज करके चलना है ना। तो हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट करते थे। अगर आप परचेज करते हो फिक्स्ड एसेट दैट मीन्स पैसा गया तो हम आउटफ्लो में लिख देते थे। अगर सेल करते हो दैट मीन्स पैसा आया तो हम प्लस कर देते थे। अब जैसे कि हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स खरीदता है तो पैसे आते हैं। अगर हम किसी की कंपनी में इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट मीन्स हमारे पैसे चले गए, तो वो हम इसमें शो करेंगे, क्योंकि ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी, तो वो हम प्लस कर देते हैं। दैट मीन्स सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्लस। अगर किसी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों से, इंटरेस्ट और डिविडेंड तो आएगा एज पर, अगर हम प्रेफरेंस शेयर खरीद लें या फिर डिबेंचर्स खरीद रहे हैं तो वो भी हमें कैश इनफ्लो यहीं शो करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे को पूरा बिलीव है कि इतना आप पिछली वीडियो में ज़रूर देख के आए हैं बच्चों। ये जो वीडियो है ये पिछली वाली वीडियो का ही कॉन्टिन्यू वाला पार्ट है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि पीछे वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको राइट हैंड साइड पे आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो आइए बच्चों अब तीसरी कैटेगरी शुरू करते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी क्या थी? तीसरी कैटेगरी हम शुरू करके चल रहे हैं, वो थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको याद हो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होके चलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने थोड़ा आपको डिस्कस किया था कि क्या होके चलता है। सब बच्चों ने मुझे ये बताया था, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस दैट एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ओके, जो बिजनेस के ना, जो हमारा मेन बिजनेस है उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है। दैट मीन्स इसमें अगर मैं बता के चलूँ मेन बिजनेस के ऑपरेशंस क्या क्या होके चलते हैं, जो मेन काम है बिजनेस का। मान लो मैन्युफैक्चरिंग करके चल रहा है तो मुझे रॉ मटेरियल लाना है, उस रॉ मटेरियल को मैं मैन्युफैक्चर करूँगा तो फिनिश गुड्स बनेंगे, है ना। उस फिनिश गुड्स की मैं पैकेजिंग करूँगा, है ना। उस फिनिश गुड्स को पैकेजिंग करने के बाद मैं मार्केटिंग करूँगा, उसकी मार्केटिंग करने के बाद फिर सेलिंग करूँगा, है ना। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं कि नहीं होके चलती हैं? हाँ सर, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 100 बात की एक बात, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे मेन बिजनेस का काम है। फैक्ट्री में जो काम चल रहा है, क्या वो हमारे मेन बिजनेस का काम नहीं है? फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, उनको हमें वेजेस देना है, क्या वो हमारे मेन बिजनेस का काम नहीं है? हाँ सर है। फैक्ट्री में जो मशीनरी है, उस पर लेबर लगी हुई है, उनको हम वेजेस पे करेंगे, वो हमारा मेन का काम है। हमारा जो स्टोर कीपर है उसको पैसे देना, वो हमारा मेन काम है। रॉ मटेरियल लेके आना, वो हमारा मेन काम है। ठीक है। उसके बाद
फैक्ट्री के साथ आपने देखा होगा कि ऑफिसेज भी बने होते हैं। ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे होते हैं कि कैसे मार्केट करके चलना है, वो हमारा मेन काम है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो होते हैं वो हमारा मेन काम है। दैट मीन्स एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द मेन वर्क ऑफ द बिजनेस। इसमें एक और मैंने फिर आपको बताया कि चला था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को और हम क्या कह सकते हैं, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड, ये सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज विच हेल्प द बिजनेस इन जनरेटिंग द नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब एक ये भी होता है कि दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प द बिजनेस इन जनरेटिंग द नेट प्रॉफिट। अब मुझे फटाफट से बात बता के चलो, आपके दिमाग में नेट प्रॉफिट आया है, कुछ दिमाग में आपके क्लिक कर रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से निकल सकती है। अरे हाँ सर, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें नेट प्रॉफिट निकालते थे। इसका मतलब सर कि जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी। हाँ बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे सब बता के चलेंगे। क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो रॉ मटेरियल लाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी एंट्री नहीं करते थे? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स नहीं करते थे? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में हम वेजेस, जो फैक्ट्री में लगे हुए बंदे उनको वेजेस नहीं देते थे? क्या सैलरी जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं क्या उनको नहीं देते थे? देते थे कि नहीं देते थे? हाँ सर, हम देते थे। दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है, सब बच्चे मेरे साथ लिखो, नोट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सारी डिटेल्स हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी। दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा लेखा जोखा, जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिल जाएगी। अब फटाफट से मुझे बता के चलो कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे। अभी सिर्फ दिमाग में एक ही वर्ड रखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूं आपको कि इसमें से कैश फ्लो क्या क्या, कुछ नहीं। अभी सिंपल दिमाग में रखो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा लेखा जोखा हमें कहां से मिल जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब मुझे बता के चलो कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं नॉर्मल, कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करते थे, क्या होता था, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बना लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करते थे। हाँ सर, यहां होता था हमारा पर्टिकुलर्स, यहां होता था अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लाइंस कर देते थे। अब मुझे फटाफट से बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं, मेन बिजनेस की एक्टिविटी क्या क्या बोला है, रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, रॉ मटेरियल लाना, फिनिश गुड बनाना, उसकी पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, सेलिंग करना, फैक्ट्री और ऑफिस से रिलेटेड जो भी होके चलते हैं, और दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन द बिजनेस इन जनरेटिंग द नेट प्रॉफिट। अब फटाफट से बताओ हम क्या करते थे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जिन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा हुआ है बनाना। ठीक है, यहाँ हम शो करते थे सेल्स, फिगर्स के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो ये 80,000 है, उसके बाद यहाँ शो करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हो गया 40,000, और हमारा क्या आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो ये भी फिर 40,000 का हो गया। ठीक है, इसको फिर हम बैलेंस कर देते थे। ठीक है, उसके बाद हम प्रक्रिया शुरू करते थे किस चीज़ की, नेट प्रॉफिट निकालने की। ये जो जीपी है, ये जीपी यहाँ आ जाता था 40,000। अभी नॉर्मल सिंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है बच्चों। अब मुझे सही सही बताओ कि हम क्या करते थे। हम सैलरी देंगे, हम सैलरी देंगे, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है एम्प्लॉयज़ को। बिल्कुल सर।
हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, जो माल हमने बनाया है उसकी मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, ये भी खर्चा है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बिल्कुल सर। हम प्रिंटिंग करेंगे, मान लो पैम्फलेट्स जो होते हैं उसकी प्रिंटिंग करेंगे, वो 2000 का खर्चा है, ये भी सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन लगाते थे यहाँ पे 2000 का, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्चे हैं, हर साल ये खर्चा हो ही रहा है और बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है हमारा, है ना। और उसके बाद इंश्योरेंस करवा रखा है हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका भी 2000 देंगे, है ना। तो हम ऐसे करते थे। इसके बाद हम क्या करते थे, हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे। 40 में से 38, 36, 34, 32, 30, ये आ गया हमारा 30,000, ठीक है। और इसको अगर मैं करके चलूँगा, ये टोटल आ गया हमारा 40। ये करते थे कि नहीं करते थे, फटाफट से मुझे बता के चलिए। हाँ सर, एक बात तो हमें क्लियर होगी सर, जो आपने ये समझाई हुई है ना कि नोट में लिखवाया हुआ था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सारी डिटेल्स हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी, ये बात तो आपने क्लियर कर दी। इसके आगे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब हम बात करके चल रहे हैं तो हम सीधा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस उठा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, बट 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी की यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ लिया, अब मैं आपसे बात करके चल रहा हूँ जो मेन हमारी थर्ड कैटेगरी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें जुड़ गया है कैश फ्लो, दैट मीन्स कितना पैसा आया, इसको रीडिंग करना सीखो, कितना कैश आउटफ्लो आया, या सॉरी कितना कैश आउटफ्लो गया, कितना पैसा गया बिजनेस से, या फिर कितना पैसा आया, कितना कैश इनफ्लो हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसको हम बोल के चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये एक्टिविटीज़ का लेखा जोखा हमें कहाँ से पता लग जाएगा कि कितना आउटफ्लो हुआ और कितना इनफ्लो हुआ, ये लेखा जोखा हमें इस चीज़ से पता लग जाएगा। अब सब बच्चे मेरे साथ एक मेथड बनाएंगे। बच्चों, इस मेथड को सॉल्व करने के ना दो तरीके होके चलते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होके चलता है इनडायरेक्ट मेथड। मैं सभी से आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट मेथड है वो आपके सिलेबस में कभी नहीं होत के चलता है, बट मैं आपको फिर भी समझा दूंगा, आप खुद डिसाइड करना कि सर इनडायरेक्ट सही है कि डायरेक्ट सही है। बट जो इनडायरेक्ट है ना वो आपके सिलेबस में होके चलता है। अभी मेरे को 5 मिनट्स तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। आप खुद कहोगे कि सर वो ज़्यादा बेटर लग रहा है हमें इनडायरेक्ट वाला। अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स कितना पैसा आया, कितना पैसा गया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम देख के चलेंगे, कहाँ से उसका लेखा जोखा देख के चलेंगे, ट्रेडिंग से। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं हमेशा, सेल से। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, सेल से पैसा आया है कि गया है? सर आया है। कितने की थी? 80,000 की। ओके, मैंने आपको शपथ दिलवाई थी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन जब कैश फ्लो में देख रहे हो, चाहे वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हो, चाहे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग हो, या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो, शपथ ये दिलवाई थी कि उसमें कैश का आना जाना देखना है और दिमाग में कुछ नहीं रखना आपने। सेल्स। उसके बाद हमने क्या किया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हमने पैसा दिया किसी को, हमारा खर्चा हुआ है। कितना आया था बच्चों? ये आया था हमारा 40,000, दैट मीन्स कैश आउटफ्लो। उसके बाद जीपीवीपी आया, ठीक है, हम स्टेट बेस पे आते हैं। उसके बाद हमने किया सैलरी। सैलरी आप देते हो ना एम्प्लॉयज़ को, तो पैसा गया। कितनी आई थी सैलरी? 2,000, ठीक है, इसको भी माइनस कर दीजिए। उसके बाद हमने दिया एडवर्टाइजिंग, इसको भी माइनस कर दीजिए। एडवर्टाइजिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग वाले भैया ने हमारी इतनी मदद करी है तो 2,000 की पेमेंट उन्हें कैश आउटफ्लो हमारी कंपनी से जाएगा। इसके बाद आता है प्रिंटिंग। हाँ जी, प्रिंटिंग वाले भैया ने भी काफ़ी अच्छे पैम्फलेट्स छापे थे तो उन्होंने पेमेंट कर दिया कंपनी से, 2,000 रुपये चले जाएंगे। इसके बाद डेप्रीसिएशन। किसी ने कुछ मेरे को अभी तक रोका नहीं है। अब मुझे एक बात बता के चलो, क्या मैं डेप्रीसिएशन इधर लिख सकता हूँ? नहीं सर, आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी समझा के चले गए हो कि व्हाट इज डेप्रीसिएशन। जिसने नहीं देखा डेप्रीसिएशन वाला वीडियो ज़रूर देख के आओ,
कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर चुका हूं मैं। डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, नो डाउट। डेप्रीसिएशन हम प्रॉफिट से माइनस करते हैं, जो कि हमने यहां पे किया प्रॉफिट से माइनस, बट डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आउटफ्लो। डेप्रीसिएशन क्या होके चलता है? नॉन कैश आउटफ्लो। कंपनी से बाहर पैसा नहीं जा रहा सर, और हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट मीन्स डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करना, डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करना। आपका हाथ वहीं रुक जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस, हाँ जी सर, वो इंश्योरेंस वाले बैंक वाले आए थे, इंश्योरेंस का चेक ले गए 2000 का, दैट मीन्स बैंक से 2000 चले गए। और फिर उसके बाद हम क्या करते थे कि भैया बताओ नेट प्रॉफिट कितना निकला है, कर करा के आउटफ्लो इनफ्लो को नेट करके कितना निकला है। 80,000 में से 40 माइनस करें, 40, 38, 36, 34, 32, कितना निकला हमारे पास? 32,000 का नेट प्रॉफिट निकल गया। ये तो जी आपका हो गया है, इसको हम बोल के चलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। अब मुझे एक फटाफट से बात बता के चलो, फटाफट से मुझे एक बात बता के चलो कि अब हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व। अब इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होके चलता है? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होके चलता है, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होके चलता है उल्टा से स्टार्ट करो, मतलब उल्टे से स्टार्ट कर दो। दैट मीन्स ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? ये हमने किया था स्टार्ट सेल से। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है इनडायरेक्ट है, उल्टे से स्टार्ट करो। दैट मीन्स ये हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट से। उल्टे से स्टार्ट करो, दैट मीन्स ट्रेडिंग एंड P&L में जो नेट प्रॉफिट आया था उससे स्टार्ट करो। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। और सेकंड चीज़ हमने क्या देखी थी, क्या लिखी थी डायरेक्ट मेथड में? सेल से हम स्टार्ट करते थे, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते थे, और उसमें क्या बोलते थे हम? उसमें हम ये बोलते थे जितनी भी कैश वाली आउटफ्लोज हैं उनको माइनस करो। जितने भी कैश वाले आउटफ्लोज हैं उनको माइनस करते थे, येस और नो। अब इनडायरेक्ट मेथड हो गया, दैट मीन्स उल्टा मेथड हो गया। इसमें हम कहेंगे कि नॉन कैश वाले आइटम्स प्लस कर दो। ओ माय गॉड, अच्छा, तभी इनडायरेक्ट बुला रहे हैं। मतलब कि सर डायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट सीधा करते थे और कैश वाली आइटम्स माइनस करते थे, और अब बात आ गई इनडायरेक्ट मेथड की। दैट मीन्स उल्टा स्टार्ट करो और प्लस कर दो नॉन कैश वाली आइटम्स। ये बात क्यों अच्छी लगी मुझे, ये बात क्यों लॉजिकल लगी बच्चों? कैश वाली आइटम्स माइनस करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इतनी सारी कैश आइटम्स हैं, इससे अच्छा इनडायरेक्ट मेथड अपना लो। आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूँगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में बच्चों आप खुद अपनी कॉमन सेंस से बता के चलो ना, नॉन कैश आइटम्स कितनी होती हैं? 2-3 होती है गिनी चुनी, उसमें से डेप्रीसिएशन एक है। अब समझ में आया आपको? ये रूल एक और बार पढ़ लो। उल्टे से स्टार्ट करो, दैट मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एनपी आया था उससे स्टार्ट करो, और सेकंड चीज नॉन कैश वाली आइटम प्लस कर दो। अब इसमें देखते हैं क्या हमारा आंसर वही आता है। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसको सेम मत समझना, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ये तो पार्ट यहाँ खत्म हो गया। क्या कहता है इनडायरेक्ट मेथड? उल्टे से स्टार्ट करो, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया है? 30,000, ओके। उसके बाद क्या बोल के चलता है? नॉन कैश वाली आइटम प्लस करो, नॉन कैश वाली आइटम प्लस करो। अब इसमें नॉन कैश वाली आइटम कौन सी थी? ये थी, ये थी, ये थी। ओ सर सॉरी, डेप्रीसिएशन थी, क्योंकि आपने लिखवाया हुआ डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आउटफ्लो। चलिए कितने का था डेप्रीसिएशन? 2000 का। प्लस कर दो इसमें डेप्रीसिएशन 2000। ओ माय गॉड, ये भी 32 सर, ये भी 32 सर, आंसर तो सेम आ गए। तो अब मुझे बता के चलो डायरेक्ट मेथड अच्छा कि इनडायरेक्ट मेथड अच्छा? सर इनडायरेक्ट मेथड हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है और उसमें हम प्लस कर देंगे नॉन कैश वाली आइटम। अब समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बीच में डिफरेंस? हाँ सर, अब समझ में हमें आ गया है।
अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इसका लॉजिक क्या है, नॉन कैश वाली प्लस क्यों करनी पड़ती है। बच्चों एक बात मुझे बता के चलो, एज एन एग्जांपल ले लो डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन जब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, डेप्रीसिएशन आपने इसमें से माइनस किया था प्रॉफिट में से। हाँ, और हम क्या बना के चल रहे हैं बच्चों, हम बना के चल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट मीन्स ऐसा पैसा हमने माइनस कर दिया जिसका कोई कैश आउटफ्लो था ही नहीं। दैट मीन्स एक बात हमें क्लियर होगी, जितनी भी यहाँ आइटम्स आएंगी ना बच्चों जो कैश आउटफ्लो जिनका नहीं होगा, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड बैक दोज आइटम्स। तभी मैंने आपको लिखवाया है नॉन कैश वाले आइटम्स प्लस करो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट से माइनस हो चुकी होंगी जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी। बट जब हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, दैट मीन्स हम सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें शपथ सर ने दिलवाई थी कि सर हम सिर्फ यही देखेंगे कितना कैश आया कितना कैश गया। अगर कोई भी फालतू में कैश गया हुआ है, दैट मीन्स उसको ऐड बैक करो। ये डेप्रीसिएशन फालतू का कैश जो है, फालतू का सॉरी एक्सपेंस है, ये माइनस किया हुआ है हमने प्रॉफिट से, बट ये कैश गया नहीं है। दैट मीन्स इसको नॉन कैश वाले आइटम को प्लस कर दो। तो बच्चों हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, ये एक तरह से इसका अल्टीमेट रिजल्ट हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा। ये मैंने आपको लिखवा दिया है। दैट मीन्स आप चाहे डायरेक्टली कर लो, डायरेक्ट मेथड से कर लो, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से कर लो। जो डायरेक्ट मेथड है आपको स्ट्रेट अवे शुरू करना पड़ेगा ऊपर से सेल से, और जो इनडायरेक्ट मेथड है आपको नेट प्रॉफिट लेके चलना पड़ेगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन सा मेथड आपका सिलेबस में, आपके सिलेबस में हमेशा इनडायरेक्ट मेथड आता है। बहुत से बच्चे मेरे को बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट एक्चुअली फिर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाला नेट प्रॉफिट ही कॉपी पेस्ट कर दें। नहीं बच्चों, काफी हद तक मैं कहूंगा कि हाँ नेट प्रॉफिट वही रहता है, बट बच्चों हमें पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो दैट मीन्स आप नेट प्रॉफिट लीजिए, उसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स कीजिए, उसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स कीजिए किस चीज़ की, अगर नेट प्रॉफिट से माइनस करी हुई हैं ऐसी आइटम्स जो कैश फ्लो नहीं गई बट माइनस कर दिए हैं वो आइटम्स, तो उसको ऐड बैक कीजिए। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सब बच्चे मेरे साथ एक चीज़ तो लिखेंगे कि सर हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। कौन सी चीज़? कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो हमें नेट प्रॉफिट से मिल जाता है, बाकी जो उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। एक चीज़ इसमें और है जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलके चलती है, आइए वो डिस्कस करते हैं। बच्चों सब फटाफट से मुझे एक बात बता के चलो, जो स्टॉक होता है मतलब कि रॉ मटेरियल परचेज करना, उसको फिर फिनिश गुड्स में बनाना और फिर उसके बाद सेल्स करना, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? फिनिश्ड गुड को सेल करना। अब फटाफट से मुझे बता के चलेंगे बच्चे कि अगर मैं फिनिश गुड्स को सेल कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने क्रेडिट पे सेल कर दिया, दैट मीन्स अभी मैंने पैसे नहीं लिए, तो उसके वजह से जिन्होंने अकाउंट्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो ये कहेंगे सर उसकी वजह से आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। मेरे जो डेटर्स हैं वो बढ़ गए, मतलब मेरा करंट एसेट बढ़ गया। हाँ सर बढ़ गया। मान लीजिए कि मैंने जो रॉ मटेरियल है, मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, मैंने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेज करा, दैट मीन्स मैंने पैसा नहीं दिया। रॉ मटेरियल परचेज करना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉट? Yes sir, it is an operating activity. Will it be shown in trading and profit and loss account? Yes sir, cost of goods sold is a part of raw material is a part of cost and goods sold. तो मैंने रॉ मटेरियल जब क्रेडिट पे परचेज करा है, बताइए मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? हाँ सर आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स मेरी करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एक बात तो सर हमें थोड़ी थोड़ी और क्लियर हो रही है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होके चलती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट हैज़ एन इफेक्ट। बच्चों ध्यान से सुन लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज़ एन इफेक्ट ऑन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। आइए लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज़ एन इफेक्ट ऑन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये बात तो क्लियर हो गई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की दो चीज़ें हमने सीख ली हैं। फर्स्ट चीज़,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो रिजल्ट आता है वो नेट प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो निकालो और इनडायरेक्ट मेथड से एडजस्टमेंट्स करते रहो, है ना, जो हमने ऊपर सीख लिया। दूसरी चीज हमें ये क्लियर हुई है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से ना करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में चेंजेस आ रहा है। दैट मीन्स अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो कई चेंजेस क्या 100% ऑफ द चेंजेस में कैश इनफ्लो आउटफ्लो इंक्लूडेड है। नहीं समझ आई मेरी बात? कोई बात नहीं, अभी के लिए सिर्फ यही समझो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज एन इफेक्ट ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये बात सिर्फ अभी इतनी ही समझो। जब ये बात आएगी ना मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, फिर आप कहोगे अच्छा इसलिए सर ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, तो अब हम बना के चलते हैं फॉर्मेट पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। नॉर्मल सेम अपने आप जवाब दोगे, आप देखना जितना मैंने आपको सिखा दिया इनफ है। अब आप खुद ही बताओगे कि अच्छा सर ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं बिलीव करता हूं बच्चों आप पिछले वाली वीडियो जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आप ऑलरेडी समझ के आए हैं, क्योंकि इससे वो कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो पार्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट और ये हो गया नाउट। यहाँ तो नेट करके लिखते थे, यहाँ हम नॉर्मल अमाउंट्स लिखते थे कितनी आ रही हैं। अब फटाफट से मुझे जवाब देके चलो, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं तो सबसे पहले क्या आके चलता है? सर इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आके चलता है हमारे पास नेट प्रॉफिट। हमने उल्टा शुरू करना है, नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, इसको लगा लो स्टार। अब मैं बता के चलता हूं, जो जितनी वीडियोस मैं पीछे से समझा रहा हूं ना आपको, अब इसका लिंक आने वाला है। नेट प्रॉफिट को स्टार लगा लिया, आइए समझते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों, ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट, इसमें दो एडजस्टमेंट्स, बाकी एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, उसकी अलग से हेडिंग बनेगी। दो एडजस्टमेंट्स तो आपने पक्का करनी ही करनी है। सर कौन सी बताइए? बच्चों आपको याद होगा मैंने प्रपोज डिविडेंड वाले चैप्टर में क्या समझाया था, और एक पॉइंट मैंने प्रपोज डिविडेंड, वही पॉइंट मैंने प्रपोज डिविडेंड वाले में आपको रखा था यहां पे पेंडिंग। बच्चों जो डिविडेंड इस साल पे हो रहा है, जो डिविडेंड इस साल बैंक अकाउंट से जा रहा है, उस डिविडेंड को कहां शो करोगे? सर उस डिविडेंड को आपने सिखाया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले में, यहां शो कर देंगे। और जो डिविडेंड आपने इस साल प्रॉफिट से निकाला होगा और उसको प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा होगा, क्या वो कैश आउटफ्लो हुआ? नहीं सर, वो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, बट आपने उसको प्रॉफिट से निकाला। दैट मीन्स आपने एक एंट्री जरूर करी होगी। कौन सी? आपने एक यहां एंट्री करी होगी टू प्रपोज्ड डिविडेंड, यहां पे कुछ अमाउंट होगी, यहां प्रॉफिट से आपने वो एंट्री जरूर करी होगी। इसके बारे में मैंने एक रूल लिखवाया है। क्या रूल लिखवाया है? नॉन कैश वाले आइटम्स प्लस कर दो। अब कर पा रहे हो रिलेट के नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स जो ये नेट प्रॉफिट आप निकालोगे ना, मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट आया है 40,000, मान लो ये आया है 80,000 मान लो, ठीक है। इस प्रॉफिट से हमने प्रपोज डिविडेंड, जो इस साल का डिविडेंड अगले साल हमें पे करके चलना है, वो हमने माइनस कर दिया होगा। सही बात के गलत बात? हाँ सर सही बात। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड बैक द प्रपोज्ड डिविडेंड। जो इस साल पे किया है डिविडेंड, उसका हमें पता है सर डिविडेंड पे कर दिया है, बट इस साल जो डिविडेंड प्रपोज किया है अगले साल पे करने के लिए, उसका क्या करोगे? ये 60,000 आप ऐड बैक कर दोगे। तो आइए करते हैं, ये नेट प्रॉफिट प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड इज इक्वल टू 40,000। अब फिर हमने दूसरी वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स। बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हाँ सर हमने बनाई थी। प्रोविजन फॉर टैक्स में मान लीजिए साल की स्टार्टिंग है और ये साल की एंडिंग है, इसमें दिया है 40,000, इसमें दिया है 60,000। तो हम जो साल के एंड में, जो इस साल के एंड में प्रोविजन बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल के, उसका हम क्या करेंगे, और जो
पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 रुपया, जो इस साल हमें टैक्स पे करके चलना है, हम उसका क्या करेंगे? हमने इतना ही सीखा था ना पिछले वाली वीडियोस में। दैट मीन्स ये वाला जो इनकम, ये वाला जो टैक्स है, ये हमें इस साल पे करके चलना है। एक बात तो पक्की है, ये तो सर कैश आउटफ्लो है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी क्या मुद्दा है? अभी हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट की। ये वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स है 2021 का, जो अगले साल हमें पे करके चलना है, इसकी हमने एंट्री क्या की होगी बच्चों? टू प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस और प्रोविजन के नाम से हमने इसको खड़ा कर दिया। दैट मीन्स आउटफ्लो हुआ इस साल 60,000 रुपये का कि नहीं हुआ? नहीं सर, आउटफ्लो तो होगा 40,000 का, जो पिछले साल का प्रोविज़न है। आपने यही सिखाया था, जो पिछले साल का प्रोविज़न है वो हमें इस साल पे करके चलना है, और जो ये वाला प्रोविज़न है ये हमें अगले साल पे करके चलना है। तो बच्चों, ये वाला जो प्रोविज़न होगा इसे आप ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट में, क्योंकि आप इसे माइनस कर चुके हो, आप इसे माइनस कर चुके हो यहाँ 60,000 से। ठीक है, ऐड बैक कर दीजिए 60,000। कितना आया टोटल? 1,80,000। हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन शुरू करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, आपको यहां से शुरू करना है। और इस चीज को आप क्या बुलाएंगे? इस चीज को आप बुलाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके अंदर प्लस कर देना प्रपोज डिविडेंड। जो इस साल डिविडेंड पे हुआ है वो मत प्लस कर देना, वो तो माइनस ही करना है। कहां से? सर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। फादर सन वाली कहानी कि अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिया हुआ है तो उसका डिविडेंड तो पे होना ही है। बट जो इस साल आपने डिविडेंड प्रपोज किया है अगले साल देने के लिए, जो आपने माइनस कर दिया प्रॉफिट से, क्या इस साल उससे कैश आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। दैट मीन्स वो अगले साल होगा, और उसको नेट प्रॉफिट से जो आपने माइनस करा है वो प्रपोज डिविडेंड, उसको ऐड बैक करो। तो अब आपको बात समझ में आ गई है। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कौन से वाला आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करना है प्रपोज डिविडेंड, प्लस करना है प्रोविजन, प्लस करना है प्रपोज्ड। ये याद रखो, इनकम टैक्स पे वाला मत कर देना, डिविडेंड पे वाला मत कर देना। डिविडेंड पे वाला तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही करना है। अभी ये पेंडिंग है कि ये टैक्स कब पे करके चलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ इतना पार्ट समझे आप। तो ये वाला जो पार्ट है मैंने सॉल्व कर दिया ना, जो पिछले साल का है, जो इस साल पे करना है उसको डिविडेंड पे से दिखा देंगे, और जो इस साल प्रपोज किया है उसको क्या करेंगे? उसको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने सर पढ़ लिया, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ जो मैंने आपको लिखवाया था, नॉन कैश वाले आइटम्स प्लस करो, दैट मीन्स एडजस्टमेंट्स करो। अब एडजस्टमेंट्स होंगी हमारी दो प्रकार की। कौन कौन सी? आइए लिखते हैं एडजस्टमेंट। इसका भी एक स्टार बना लो बच्चों। एडजस्टमेंट्स हमारी दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? एक तो वही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दी हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दी हो, बट वो कैश आउटफ्लो नहीं था, बट वो कैश आउटफ्लो नहीं था। जैसे कि डेप्रीसिएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दियो बट वो कैश आउटफ्लो नहीं था। एंड, और कौन सी? एंड ऐसी आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज जो नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आया था ना, जो प्रॉफिट आता है उस में से माइनस या प्लस कर दी हो, और उसका दूसरा इफेक्ट, उसका जो दो इंपैक्ट कर दियो। ऐसी आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज जो प्रॉफिट हमारा आता है ना उसमें से माइनस या प्लस कर दियो, और उसका जो दूसरा इफेक्ट पढ़ा रहे हो आप, उसका जो दूसरा इफेक्ट डाल रहे हो, वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, या दूसरा कौन सा होता था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी डाल दिया हो। अब बहुत सी अटपटी सी बात लगी है सबको, है सर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया।
अभी सिर्फ पढ़ लो, मैंने ये लिखा है ऐसी आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम अकाउंट बनाते हैं उसके प्रॉफिट से प्लस या माइनस कर दियो। एक इफेक्ट तो वहां दिखा दिया और एक इफेक्ट जो दूसरा इफेक्ट उसका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में भी दिखा दिया। ये तो गलती होगी, बहुत तगड़े वाली गलती होगी। आप अगर प्लस कर रहे हो नेट प्रॉफिट में भी और प्लस कर दिया फाइनेंसिंग में भी तो ये तो दो इफेक्ट हो गए ना, ये तो गलती हो गई। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मैं जानता हूं अभी आपको ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही है, बट इसका एग्जाम्पल मैं आपको 2 मिनट रुक जाओ, शांति रखना बिल्कुल। ये एग्जाम्पल अभी मैं आपको देके चलता हूँ, ठीक है। तो बच्चों एडजस्टमेंट्स पे हम आ रहे थे, इसको तो कंटिन्यू रखें ना हम। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दियो बट वो कैश आउटफ्लो नहीं था, उसको ऐड बैक करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है मेन वाली, डेप्रीसिएशन। क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों प्लस करेंगे। सेकंड, गुडविल रिटर्न ऑफ। बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, जो गुडविल होती है उसको हम बेचते नहीं हैं। क्योंकि गुडविल को इसलिए नहीं बेचते क्योंकि आपने गुडविल वाला चैप्टर अगर मेरा फॉलो किया हुआ है, मैंने उसमें कॉन्सेप्चुअली आपको समझा के चला हूं कि जो गुडविल है सिर्फ एक ही केस में बिकती है, जब बिजनेस हम बेच रहे हो, वरना गुडविल बिकती नहीं है। गुडविल से हमें पैसा नहीं आता बेच के, गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं। गुडविल को हम ऐसे राइट ऑफ करते हैं, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, लिख लेना ऐसे। यहां से हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो क्या जब हम गुडविल को प्रॉफिट से माइनस करते हैं तो क्या इसमें हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है? क्या इसमें हमारा कैश से पैसा जा रहा है? नहीं। तो वी हैव टू ऐड बैक अगेन। तो गुडविल रिटर्न ऑफ को हम क्या करते हैं? ऐड बैक। एक और एडजस्टमेंट करेंगे, ये बच्चों परफॉर्मा बना रहा हूं मैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब फटाफट से सब बता के चलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बच्चों जब भी हम एक कंपनी शुरू करते हैं ना, तो कंपनी शुरू करने से पहले बहुत सारे लीगल चार्जेस लगते हैं, एडवोकेट की फीस लगती है, और भी बहुत सारे हमारे जो रजिस्ट्रार और कंपनीज में छोटे मोटे चार्जेस होते हैं। कंपनी स्टार्ट करने से पहले जितने भी चार्जेस लगते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, ये कंपनी जब स्टार्ट होती है तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करते रहेंगे ना। बट इसकी जो पेमेंट करते हैं, अब एक मेरे को बात बताओ, कंपनी स्टार्ट नहीं हुई, अभी स्टार्ट होने के प्रोसेस में और एडवोकेट ने लीगल चार्जेस ले लिए अपने, तो क्या उसको ये बोलेंगे भाई अभी कंपनी तो स्टार्ट होने दे, उसके बाद तुझे पेमेंट कर दूंगा चेक से, उसके बाद तुझे कैश दे दूंगा? ऐसा तो नहीं है ना। दैट मीन्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने उस टाइम पे, कंपनी स्टार्ट होने से पहले हमने कैश दे दिया है। ये तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को जब कंपनी शुरू हुई है ना, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम माइनस कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस। दैट मीन्स जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस किया है, क्या उस समय बैंक अकाउंट, क्या उस समय कैश गया कंपनी से? नहीं गया। तो इसको क्या करेंगे हम? प्लस। अब ये बात तो हो गई इस वाले पार्ट की, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दिया हो बट वो कैश आउटफ्लो नहीं था। अब ये बात तो होगी ये। आइए अब समझ के चलते हैं ये मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने समझा दिया, अब आइए समझ के चलते हैं ये क्या बोला है। बच्चों मुझे एक फटाफट से बात बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट से। परचेज ऑफ मशीनरी कितने की? ₹10,000 की। इसकी एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां करोगे? सर मैं बताऊंगा। हाँ जी, परचेज हुई है मशीनरी, दैट मीन्स सर ये हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सर जब परचेज करते हैं तो पैसा जाता है कंपनी से, 10,000 सर आउटफ्लो मतलब माइनस शो करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। आइए देखते हैं कि आप सही हो के गलत हो। आइए देखते हैं कि आप सही हो के गलत हो। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आउटफ्लो किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओ माय गॉड बच्चों, आप बिल्कुल सही हो, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब एक और सिचुएशन बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक बात बता के चलो, जो 10,000 रुपये की मशीनरी थी, मैं इसी में एक आपको बोल दूं कि वो मशीनरी को हमने सेल कर दिया है 8,000 रुपये में। फटाफट से बता के चलो, अभी और कुछ नहीं पूछ रहा, फटाफट से ये बता के चलो इसकी एक आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? सर इसकी मैं जनरल एंट्री ये करूंगा कि मेरे को बैंक अकाउंट में कैश इनफ्लो है, मतलब कैश पैसा आया है 8,000 रुपीज़।
सर मेरे को 10,000 की मशीनरी थी, 8,000 में बेची सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं इसको डेबिट कर लूँगा 2,000 रुपया टू मशीनरी। बहुत अच्छी बात है। अपनी शपथ याद रखना, क्या देखना है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इसकी आप क्या वो करोगे, एंट्री करोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करोगे, ये बात तो पक्की है। तो कितने से करोगे? सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं लिख दूंगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब सेल ऑफ मशीनरी 8,000 रुपया। अच्छा देखें ज़रा सही है कि नहीं है आपका आंसर। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस में लिखा है 8,000 रुपया मैं प्लस कर दूंगा। बच्चों मुझे अब एक बात बता के चलो, इस वाली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे, मान लो यहाँ कुछ प्रॉफिट है, आप इससे लॉस डेबिट नहीं करोगे, इस प्रॉफिट से लॉस माइनस नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, आपने 2,000 रुपया प्रॉफिट से भी निकाल लिया, और जब आप शो कर रहे हैं, जब आप इसमें शो कर रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो आप कितना प्लस कर रहे हैं? क्या आप 10,000 प्लस कर रहे हैं? आप कितना प्लस कर रहे हैं? सर मैं प्लस कर रहा हूं 8,000 रुपया। तो बच्चों दैट मीन्स ये 2,000 का जो प्रॉफिट से आपने प्लस कर दिया था, यू हैव टू माइनस इट, क्योंकि आपने जब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किया है ना, उसमें 10,000 शो नहीं किया है, उसमें आपने 2,000 ऑलरेडी लेस कर दिया है 8,000 का। मैं आपको लिखवा देता हूं, जब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट शो किया है, तो जब आपने शो किया है तो जो अमाउंट आया है वो ऑलरेडी 2,000 माइनस करके आया है। तो अगर आपने यहां पे 2,000 माइनस करके 8,000 लिखा है, 10,000 नहीं लिखा, फिर आप दोबारा 2,000 पे प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपने माइनस किया है, दो इफेक्ट पड़े कि नहीं पड़े? फिर से सुन लो, 2,000 रुपए आपने यहां से माइनस कर दिया लॉस के नाम पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां से माइनस कर दिया, और 2,000 रुपए आपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10,000 शो नहीं करा, 2,000 रुपए माइनस करके 8,000 शो करा है। तो बच्चों डबल इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ सर ये तो आ गया। तो बच्चों अब क्या करोगे? सर ऐसा करते हैं ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हमने 8,000 शो करना ही है, उसमें से 2,000 तो माइनस ऑलरेडी हो गया, वरना मैं 10,000 दिखाता। सर जो 2,000 रुपया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर दिया ना सर, उसको ऐड बैक कर दो, जो हमारा इफेक्ट है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आपका कहना मानते हुए, अब समझ में आई आपको बात कि नहीं? ऐसी आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज नेट प्रॉफिट में से प्लस या माइनस की हो, और उसका दूसरा इफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गलती से डाल दिया हो। तो जब गलती सुधारनी है तो फादर सन को तो हम अकेला नहीं करेंगे, इनको तो हम अकेला नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नेट प्रॉफिट से हमने गलती से निकाल दिया था, अब उसको ऐड बैक करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा माइनस हो चुका है, इसमें से माइनस करके ही लिखा है हमने 8,000 रुपया। तो इसमें क्या लिखोगे आप? प्लस कर दोगे। कितना प्लस करोगे? सर 2,000 रुपया लॉस जो हमने माइनस करके ही लिखा है, इसमें प्रॉफिट में भी माइनस किया था, इसमें आप ऐड बैक कर दोगे, बोलोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब मुझे एक और चीज़ फटाफट से बताओ, मान लीजिए एक मशीनरी थी 10,000 रुपये की और वो आपने 12,000 रुपये में बेच दी है। अब जब 12,000 रुपये में बेची है तो आपने क्या एंट्री करी होगी? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को प्लस 2,000 कर दिया, और दूसरी एंट्री क्या करी होगी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने यहाँ 12,000 रुपये शो कर दिया। बच्चों ये कहाँ जायज़ हुआ? 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस में भी बढ़ा दिए, 2,000 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में भी 2,000 बढ़ा के ही दिखाया, क्योंकि हमारी एक्चुअल में 12,000 रुपये की हुई है, जो डबल इफेक्ट आ गया। तो इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए 2,000 रुपये हमें प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना आपको बात? यहाँ पे भी 2,000 बढ़ा के लिख दिए, प्रॉफिट में भी 2,000 आपने प्लस कर दिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब एक जगह इफेक्ट बताओ कैश का कहाँ पड़ा है, कैश का इफेक्ट बताओ कहाँ पड़ा है। कैश का इफेक्ट पड़ा है यहाँ 2000 बढ़ के कैश हमें रिसीव हुआ है, तो जो प्रॉफिट से आपने माइनस प्लस किया हुआ है 2000, उसका कौन सा कैश पड़ा। इसको रीडिंग करना सीखो। अगर आप यहां भी 12,000 शो कर रहे हो और यहां भी 2,000 डाल रहे हो, दैट मीन्स आपने 14,000 रुपया डाल दिया। मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों, आपको अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो रही है। तो इस 2000 को क्या करेंगे, प्रॉफिट से कम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2000 प्लस करके मैंने यहां सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में दिखा दिया। तो अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करूंगा, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये माइनस करूंगा मैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, मैं आपको एक एंट्री दोबारा दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बता के चलेंगे। इंटरेस्ट पेड, अगर मैं आपको एंट्री दे रहा हूं तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, सर इंटरेस्ट पेड सर हमारा खर्चा है, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको हम माइनस कर देते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको हम माइनस कर देते हैं। तो बच्चों एक और मेरे को बात बता के चलो, अगर जिसने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी है, इंटरेस्ट पेड का हम क्या करते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट पेड हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तरह से बाहर जा रहा ना पैसा, उसमें माइनस कर देते थे। देखें क्या आपका आंसर सही है कि गलत है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग आउटफ्लो, दैट मीन्स हमने पैसा दे दिया, इंटरेस्ट पे दे दिया। इसकी और दो एंट्रीज हो गई, दोबारा मैं वही बता रहा हूं, दो एंट्रीज हो गई। एक तो हमने प्रॉफिट से भी माइनस कर दिया, एक हमने यहां से भी माइनस कर दिया। बच्चों डबल इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ सर डबल इफेक्ट हो गया। सर प्रॉफिट से माइनस करना तो जायज़ था। बच्चों हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बोलती है, ऐसा नेट प्रॉफिट बताओ, ऐसा मुझे रिजल्ट बता के चलो जिसमें एक्चुअल में कैश गया और एक्चुअल में कैश आया। दैट मीन्स जो ये इंटरेस्ट पेड हमने माइनस कर दिया, इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। कहां हो चुका है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इस माइनस को क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस इंटरेस्ट पेड, इसको वापस से नेट प्रॉफिट में प्लस कर दो। सेम इसी का उल्टा, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। और इसी का दूसरा इफेक्ट हमने क्या कर दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट रिसीव का यहां भी प्लस कर दिया, प्रॉफिट में भी बढ़ा दिया और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी बढ़ा दिया। ये कहां तक जायज़ है बच्चों, ये जायज़ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव को एक जगह से तो माइनस करना पड़ेगा, वरना डबल इफेक्ट हो जाएगा। इसी में एक और चीज़ बताओ, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड रिसीव्ड हम क्या करते थे, सर अगर डिविडेंड रिसीव होगा तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस कर देंगे। और सर इसका दूसरा ट्रीटमेंट हमने करा है, डिविडेंड रिसीव यहाँ भी प्लस कर दिया। तुम ये शो कर रहे हो कि प्रॉफिट में भी कैश आ गया प्लस में, यहाँ पे भी कैश आ गया प्लस में। क्या ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको प्रॉफिट से उसे माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कर दिया आपने। तो बच्चों यहां तक आपकी एडजस्टमेंट्स थी। इस एडजस्टमेंट को प्लस माइनस जो भी आपका नेट आएगा, जो भी आपका नेट आएगा उसको आप लिखेंगे यहां पे, ठीक है। और इसको आप क्या बुलाएंगे, इसको आप बुलाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकलता है ना, इसको आप बुलाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या सर क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या सर परफॉर्मा खत्म हो गया? नहीं बच्चों, अभी तो मजे वाली बात अब आने वाली है। इसको आप बुलाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर वर्किंग कैपिटल अभी आपने कुछ बताया था करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का, हाँ वहीं लेके चल रहा हूँ आपको। मैंने क्या बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, मैंने आपको ये बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिजल्ट वो हमें नेट प्रॉफिट से पता लग जाता है। सारी लिस्ट वो मैंने अभी प्रूव कर दिया आपको, ये सारा परफॉर्मा बना दिया। एक और चीज बता के चली थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज एन इफेक्ट ऑन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बच्चों करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। इस पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्या आप जानते हैं?
सर हाँ, आपने बताया था कि फिनिश गुड्स को सेल करते हैं तो हमारी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर मैं फिनिश गुड्स को सेल कर रहा हूँ क्रेडिट पे, दैट मीन्स मेरे डेटर्स बढ़ गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज़ एन इफेक्ट ऑन करंट एसेट, हैज़ एन इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल? क्या मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? हाँ सर, आप बोल सकते हो। दैट मीन्स ये वाला जो प्रॉफिट आया ना, ये अभी वर्किंग कैपिटल में जो कैश आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, उसको नहीं हाथ लगा रहे अभी हम, अब हाथ लगा के चलेंगे। अब मुझे फटाफट से बता के चलेंगे, यही वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यही वाला एग्जाम्पल मुझे फटाफट से बता के चलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिनिश गुड्स को बनाना और उनको सेल करना क्रेडिट पे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? हाँ सर है। इसकी वजह से जो मेरे डेटर्स हैं वो बढ़ेंगे? हाँ सर बढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज कर रही है वर्किंग कैपिटल को, यस और नो? सर थम्स अप, सर थम्स अप कर रही है। तो बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, साल के स्टार्टिंग में मान लो आपके पास जो डेटर्स थे वो 40,000 थे, और साल के एंड में जो आपके पास डेटर्स थे वो 60,000 रुपया थे। डेटर्स का मतलब समझते हो ना, जिनसे हमें पैसा रिसीव होना। और एक और सिचुएशन है डेटर्स की साल के एंड में, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, ये भी समझा दूंगा, और ये सेकंड केस हो गया। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 60,000 के डेटर थे और साल के एंड में हमारे पास 40,000 रुपये के डेटर्स थे। हम लेके चलते हैं पहले सेकंड केस। बच्चों साल के एंड में मेरे को 60,000 रुपये रिसीव करने थे किसी से, और साल के एंड में मेरे को 40,000 रुपये रिसीव करने थे। इसका कॉमन सेंस से खुद ही आप मीनिंग बता दो, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि साल में मैंने 20,000 रुपया पैसा रिसीव कर लिया है, तभी 40,000 हो गया ना मेरे डेटर। तो एक बात तो सर क्लियर होके चल गई है कि अगर मेरे को पैसा रिसीव, अगर मेरा जो करंट एसेट है, डेटर एक करंट एसेट होता है ना, अगर करंट एसेट कम होता है दैट मीन्स मेरे को पैसे रिसीव हुए हैं। अगर करंट एसेट कम होता है दैट मीन्स कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, अगर करंट एसेट बड़े हैं दैट मीन्स कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो हुआ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या कि फॉर्मेट पे आ जाओ, ऐड का मतलब कैश इनफ्लो हुआ है और लेस का मतलब कैश आउटफ्लो होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं अगर करंट एसेट मेरे कम हुए हैं तो कैश इनफ्लो हुआ है, यहां मैं लिखूंगा डिक्रीज इन करंट एसेट, तो ऐड हुए हैं, पैसा आया है। और अगर करंट एसेट जो है वो बड़े हैं दैट मीन्स पैसा गया है, यहां मैं लिखूंगा इंक्रीज इन करंट एसेट। सेम एग्जांपल मैं आपको अब करंट लायबिलिटी का भी दे देता हूं। मान लो मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है। अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है, इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉट? यस सर, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है क्रेडिट पे, जिसकी वजह से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए। सो इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज़ इफेक्टिंग योर वर्किंग कैपिटल। ये बात तो क्लियर होगी। अब फटाफट से मुझे बता के चलो, ये साल की स्टार्टिंग है, ये साल की एंड है। करंट लायबिलिटी साल की स्टार्टिंग में मेरी थी 60,000 रुपया और साल के एंड में मेरी रह गई 40,000 रुपया। साल के स्टार्टिंग में 60, साल के एंड में 40, दैट मीन्स 20,000 रुपये की मैंने पेमेंट कर दी है, कैश आउटफ्लो कर दिया। एक बात क्लियर हो गई, अगर करंट लायबिलिटी कम होती है दैट मीन्स कैश आउटफ्लो होता है, और अगर करंट लायबिलिटी ज़्यादा होती है दैट मीन्स, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है दैट मीन्स कैश इनफ्लो हुआ है। तो लिख दो सेम टू सेम, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कैश आउटफ्लो हुआ है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है दैट मीन्स कैश इनफ्लो है, दैट मीन्स ऐड करो वो पैसा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बच्चों ये वाला जब आप पार्ट सॉल्व कर लेंगे ना, ये वाला जब आप पार्ट सॉल्व कर लेंगे, आपके पास पता है क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपके पास ये पैसा आ जाएगा। अब बस लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट क्या था जो मैंने आपको पेंडिंग रखा हुआ था? लास्ट पार्ट था सब कुछ ओवर होने के बाद, सब कुछ कमाने धाने के बाद हम क्या करते हैं? हम पे करके चलते हैं टैक्स, हम पे करके चलते हैं टैक्स। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको पेंडिंग रखा हुआ था, नहीं रखा हुआ था? प्रोविजन फॉर टैक्स तो मैंने आपको समझा दिया। लास्ट में जो पिछले साल का प्रोविजन हमने बनाया हुआ था वो इस साल बच्चों टैक्स पे करके चलना है। दैट मीन्स 40,000 की कैश आउटफ्लो हो रही है, तो हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये जेन्युइन कैश आउटफ्लो है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप यहाँ करेंगे माइनस टैक्स पेड। ये जो आपका आएगा यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मुझे पूरा बिलीव है बच्चों आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेके मैंने समझाया है। तो बच्चों आपको पूरा याद होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताया था कि कैश तो कैश होता ही है, बट जो इसके कैश इक्विवेलेंट होके चलते हैं ना, उसके भी इक्वल हम कैश को ही मानते हैं। ठीक है। अब बहुत से बच्चों के मन में एक चीज़ आई होगी, सर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर कैश भी तो सर हमारा करंट एसेट है। बच्चों वो करंट एसेट ज़रूर है बट उसको नहीं लेना। दैट मीन्स कैश एंड कैश, ये नोट है, इक्विवेलेंट नॉट टू बी टेकन इन करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आपने करंट एसेट्स में जब हम सॉल्व करेंगे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों, सर क्यों, ये तो क्रैमिंग है सर, क्यों? बच्चों क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, हमें कैश से कंपेयर करना है। हमारा जो क्वेश्चन, ये समझ लो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, हमारा क्वेश्चन है इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर कैश इनफ्लो हो रहा है तो कितने से हो रहा है, अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो कितने से नेट हो रहा है। जब हमारा क्वेश्चन उसके बेसिस पे ही है तो हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पार्ट पे इंक्लूड नहीं करेंगे। बताऊं क्यों? अब बताओ सबके सब मुझे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था, अगर 2020 में मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर जो बैलेंस है वो 40,000 है और 2020 की जो एंडिंग होगी, मान लो ये 2020 जैन है, ठीक है, और इसको ये दिसंबर लिख लो, अगर इसमें जो एंडिंग हो रही है वो 60,000 रुपये है, तो फटाफट से मुझे बता के चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको ये समझाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस नेट कैश इनफ्लो या फिर नेट कैश आउटफ्लो। कैसे? इस साल के बीच में कुछ ना कुछ आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है, उसका नेट मुझे अल्टीमेट बता के चलो नेट क्या हुआ है। इसमें नेट क्या था? 20,000 का कैश इनफ्लो हुआ है। 40,000 कैश पड़ा था, साल के एंड में 60,000 कैश पड़ा है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ वो जो कैटेगरीज में ऑलरेडी आपको समझा के चल पड़ा हूं, कुछ ना कुछ आउटफ्लो इनफ्लो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग, कुछ ना कुछ उन सब में आउटफ्लो इनफ्लो होके नेट सबका मिला के जो नेट निकला है ये हमारा आंसर होके हटता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो मुझे एक बात बता के चलो, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ सर बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे जो नेट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से आंसर निकलता है, इसे हम क्या बोलेंगे? क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्लोजिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? हाँ। अब मुझे फटाफट से बात बता के चलो, अगर इफ, नोट्स लिखेंगे सब, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको मैं सी एंड कैश इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर मैं प्लस कर दूं नेट जो आया है, नेट किसका आया है? जो तीनों कैटेगरी आउटफ्लो इनफ्लो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, तीनों कैटेगरी का जो नेट करके आया है, तो क्या वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश
एंड कैश इक्वलेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। 40,000 पे मेरा ओपनिंग था और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ हमने कैटेगरी सीखी हैं, आउटफ्लो इनफ्लो, जिस एक्टिविटी से जितना आया है उसका नेट हमने कर दिया है। कितना आया था? 20,000 रुपया इनफ्लो नेट आया था। क्या वो इक्वल है क्लोजिंग बैलेंस के? अरे बाप रे, ये तो इक्वल ही है। तो बच्चों ये कॉट के बेसिस पे आपका आंसर निकल जाएगा। आप अगर आपने अपने आंसर को चेक करना है, जो आपका ये आंसर आएगा ना, अगर आपने इसको चेक करना है तो ओपनिंग में अगर आप अपना आंसर प्लस कर दो तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अब आपको एक चीज़ दिखा रहा हूं, मैं आपको पूरा एक परफॉर्मा दिखा रहा हूं, पूरी एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने आपके लिए पूरी स्टेटमेंट ही बना दी है। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको आप पढ़ लो। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए पूरा प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर ये सारी आइटम्स, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक एक करके पढ़ लो, ठीक है। लास्ट में हमने टैक्स पे करता था और हमारा निकल आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड हम क्या करेंगे? सेकंड पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी क्या निकल के आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। बच्चों वैसे जो माइनस का साइन होता है ना वो ब्रैकेट से शो करते हैं, बट मैंने कोई बात नहीं, दोनों में ही ब्रैकेट लगा दिया, तो प्लस माइनस भी लिख दिया, वो आप समझ जाना। इससे भी हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको हम बोलेंगे बी, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आके चलता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि लास्ट में होगा। इसमें सारा कुछ आपने लिखना है और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद मैंने अभी आपसे क्या बात की है? अभी मैंने आपसे क्या बात की है कि अगर मुझे अपना आंसर चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जो मेरा नेट आता है सब कुछ आउटफ्लो इनफ्लो करके जो मेरा नेट आता है, दैट मीन्स अगर मैं नेट निकाल लूँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए इसका आ गया नेट, ठीक है, बी इसका आ गया नेट और सी इसका आ गया नेट। अगर मैं सबका आउटफ्लो इनफ्लो करके नेट निकाल लूँ और उसमें मैं क्या करूँ? उसमें मैं प्लस कर दूं ओपनिंग वाला, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता है कि आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम्स नहीं लेनी, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। दैट मीन्स जो मेरे पास नेट आया है, अगर मैं उसमें प्लस कर दूं ओपनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस, तो मेरे पास इक्वल टू में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ना पहले ये 3 चीज़ें तो लिख ही लो, क्योंकि आंसर हमने देखना ही है, आंसर हमने वेरीफाई करना ही है, इस चीज़ से वेरीफाई हो जाएगा। फिर हम देखेंगे जितना भी हमने नेट किया है वो क्या सही निकला है कि नहीं निकला है। बच्चों इसको मैं प्रॉपरली एक इमेज आपको अब डालने लगा हूं जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी अच्छे से नज़र आ रहा होगा। एंड आई होप बच्चों कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ये पूरी स्टेटमेंट है, पूरा परफॉर्मा है, पूरा जो उसका फॉर्मेट है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना बच्चों, आप जरूर पूछो कमेंट सेक्शन में। ये बच्चों मैं एक इमेज डाल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरूर सेव कर लो आप। डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज बच्चों, मैं वहां रोज के रोज अपडेट्स रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियोस डालता रहता हूं। एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।